हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी स्पेशल क्लास से मैं कमल कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम 11th क्लास चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको बताया था कि जीवों का वर्गीकरण करना क्यों ज़रूरी है, क्यों बार बार जीवों के वर्गीकरण में बदलाव लाया जा रहा है, उनके तकनीकों में बदलाव लाया जा रहा है, या जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं या वनस्पत विज्ञान के जनक कौन हैं। इन पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। तो आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो जीव जगत अर्थात जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण करना क्यों ज़रूरी था, या जीवों का वर्गीकरण किसने किया, या इन पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। तो बेटा आपके लिए पहला प्रश्न है, वर्गीकरण के पद्धति में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या निम्नलिखित है। वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति अर्थात क्लासिफिकेशन सिस्टम जीवों को उनके लक्षणों की सामान्यता, ठीक है बेटा, और असमानता के आधार पर, जैसे उनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, इसके आधार पर समूहों तथा उपसमूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। प्रारंभिक पद्धतियां कृत्रिम थीं, उसके पश्चात प्राकृतिक तथा जात वृत्तीय वर्गीकरण पद्धतियों का विकास हुआ। पहला कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्षी लक्षणों अर्थात वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या पुमंग एंड्रोसियम के आधार पर पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया गया है। कैलोरस लीनियस ने पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में जिन पौधों के समान लक्षण थे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में जिन पौधों के समान लक्षण थे उन्हें अलग अलग तथा जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक समूह में रखा गया। यह वर्गीकरण की दृष्टि से सही नहीं था। ये वर्गीकरण आजकल प्रयोग में नहीं होते हैं। दूसरा नंबर, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति अर्थात नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। पौधे की सामान्यता निश्चित करने के लिए उनके सभी लक्षणों, विशेषतया पुष्पों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पौधे की आंतरिक संरचना जैसे शारीरिकी, भ्रूणिकी एवं फाइटोकेमिस्ट्री आदि को भी वर्गीकरण करने में सहायक माना जाता है। आवृत बीजियों का प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने जेनेरा प्लेटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण प्रायोगिक कार्यों के लिए अत्यंत सुगम तथा प्रचलित वर्गीकरण है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर कि जात वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, ठीक है बेटा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न कुलों एवं वर्गों को एक प्रकार व्यवस्थित किया गया है, जिससे उनके वंशानुक्रम अर्थात उनके वंश के, उनके पीढ़ी के अनुसार या उनके पीढ़ी का एक जो क्रम बना है उसका ज्ञान हो। इस प्रकार के वर्गीकरण में यह माना जाता है कि एक प्रकार के टैक्सा का विकास एक ही पूर्वजों से हुआ है। वर्तमान में हम अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गीकरण की समस्याओं को सुलझाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा अंक और कोड का प्रयोग, क्रोमोसोम्स का आधारें, रासायनिक अवयवों
का भी उपयोग पादप वर्गीकरण के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 2, डायटम की कोशिका भित्ति के लक्षण। जी बेटा, डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है, ऊपर की एपिथिका तथा नीचे की हाइपोथिका दोनों साबुनदानी की तरह लगे होते हैं। डायटम की कोशिका भित्तियां एकत्र होकर डायटोमेसियस अर्थ बनाती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे निम्न को दर्शाती हैं। तो आपको हम बता दें कि शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाती है। जहाँ प्रदूषित जल होता है बेटा, दूषित जल होता है, वहाँ पर शैवालों की वृद्धि हो जाती है। यह प्रमुख रूप से नीली हरी शैवाल द्वारा होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनेयुलेक्स के तीव्र गुणन से समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे कहलाता है। नंबर 4, वायरस तथा वायराइड में निम्न अंतर। वायरस तथा वायराइड में निम्न, तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ वायरस है, दूसरी तरफ वायराइड है, और इनमें अंतर क्या है। पहला क्या कह रहा है, यह वायरस में यह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, जबकि वायराइड में यह आरएनए ब्रैकेट में राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है बेटा। दूसरा, वायरस में इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए हो सकता है और इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। तीसरा नंबर, प्रोटीन का कवच पाया जाता है और इसमें वायराइड में बेटा प्रोटीन का कवच अनुपस्थित होता है, जबकि वायरस में इसका आकार बड़ा होता है और वायराइड में इसका आकार छोटा होता है। फिर वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे कि आजकल वायरस है ना, कोरोना वायरस, देखिए हर प्रकार के जीवों को संक्रमित कर रहा है। चमगादड़ को अलग, शेर को अलग, जो भी जानवर या मनुष्य तो ही हैं उनके संपर्क में आते हैं तो वो उनको अपने आगोश में ले लेते हैं, अर्थात उनको संक्रमित कर सकते हैं या कर देते हैं। और वायराइड में केवल पौधों को संक्रमित करते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह के लक्षण निम्न हैं। तो बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ जंतु। प्रोटोजोआ जंतु में ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शीय परपोषी सरलतम जंतु हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। जैसा कि बेटा आप जानते हैं प्रोटोजोआ में आने वाले जो जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं बेटा। ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। और आपको हम बता दें सबसे सिमिलरिटी जो इनमें है वो है कि ये सभी जल में पाए जाते हैं और सभी जो है एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। तो कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये परपोषी होती हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी भी होते हैं, जैसे परजीवी के रूप में, परजीवी का मतलब जो दूसरे पर निर्भर होता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में प्रोटोजोआ के बहुत सारे ऐसे जीवाणु आ जाते हैं। ठीक है, वो जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजिबैलिस, तो ये सब क्या है, अमीबियाई होती हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं। इन्हें 4 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला, अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक है, ये स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं, कुछ नम्र मृदा में भी पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के अमीबीय प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच होता है। ये कूटपाद की सहायता से प्रचलन करते हैं। कूटपाद को क्या कहते हैं आप? कूटपाद की सहायता से प्रचलन करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना या जाना। ठीक है, हाँ। तथा पोषण करते हैं। पोषण का मतलब भरण करते हैं, अपने भोजन का पोषण करना। ठीक है, हाँ। एंट अमीबा जैसे कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका
के कारण अमीबीय पेचिश रोग हो जाता है। नंबर कसाभी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ जिसे कहते हैं। इस समूह के सदस्य जो होते हैं स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर रक्षात्मक आवरण पेलिकल का होता है। प्रचलन तथा पोषण में कसाभ सहायक होता है। ट्रिपैनोसोमा परजीवी से निद्रा रोग, लीशमानिया से काला अजार रोग होता है। आप फिगर में देख रहे हैं कि सेंटर में जो बना है अर्थात बीच में जो बना है उसे न्यूक्लियस है, और उसके बाद जो है आपका फूड वैक्यूल्स दिख रहा है, और एक्टोप्लाज्म दिख रहा है, एंडोप्लाज्म दिख रहा है। इस प्रकार प्लाज्मा लेमा है। तो ये आपके उपांग हो गए किसके? प्रोटोजोआ के, जिसकी सहायता से भोजन करना, गमन करना, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की या भोजन का संग्रह करना, ये सारी प्रक्रियाओं को ये अमीबा इनके माध्यम से करता है। और तीसरा नंबर पश्चमाभि प्रोटोजोआ, सिलिएट प्रोटोजोआ है ना। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इनमें अत्यधिक पश्चमाभ पाए जाते हैं। शरीर दृढ़ पेलिकल से घिरा होता है। इनमें अस्थायी कोशिका मुख व कोशिका गुदा पाई जाती हैं। पश्चमाभों में लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका मुख में पहुंचता है। अब उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में कौन सा है? पैरामीस। नंबर 4 स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ, ठीक है। ये अंतःप्रजीवी होते हैं। इनमें प्रचलन नाक का अभाव होता है। कोशिका पर पेलिकल का आवरण होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणुओं का निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण कुछ दशक पूर्व होने वाले मलेरिया रोग से मानव आबादी पर कुप्रभाव पड़ता है। आप इस पैरामीशियम का फिगर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फ्लैजिलम दिख रहा है, साइटोस्टोम दिख रहा है, ठीक है, स्टिग्मा दिख रहा है, तो न्यूक्लियस भी है, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आपको दिख रही हैं। और इनमें भी आपके अमीबा के समान ही संरचनाएं बनती हैं बेटा, और उनका उपांगों का प्रयोग भी उन्हीं के समान किया जाता है। बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, कुछ कीट भक्षी पौधे जिसे आप इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जैसे यूट्रिकोलेरिया, ड्रोसेरा, नेफेंथीज आदि आंशिक परपोषी होते हैं। ये पौधे हरे तथा स्वापोषी हैं, परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। और सबसे अहम चीज़ हम आपको बता देते हैं, ज़्यादातर ये पौधे आपको दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। दलदली स्थानों पर होने की वजह से इनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति है तो ये क्या करते हैं, कीटों को पकड़ करके, ठीक है, उनके अमोनिया से जो है, अमोनिया ले करके जो है नाइट्रस का प्रयोग करते हैं, और नाइट्रस से नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7। सैवालांस तथा कवकांस शब्दों से पता चलता है। देखिए बेटा, लाइकेन में शैवाल व कवक सहजीवी रूप में रहते हैं। इनमें शैवाल वाले भाग को शैवालांश तथा कवक वाले भाग को कवकांश कहते हैं, ठीक है। और शैवालांश भोजन निर्माण करता है, जबकि कवकांश आपका सुरक्षा एवं जनन में सहायता करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि भोजन का प्रयोग आपका शैवालांश करता है, जबकि सुरक्षा आपके कौन करता है? कवकांश करता है, और जनन में भी सहायता कवकांश करता है। प्रश्न नंबर 8,
यूग्लिनाइड के चारित्रिक लक्षण। नंबर 1 बेटा, अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण पेलिकल पाया जाता है। इनमें 2 कसाब होते हैं, एक छोटा तथा दूसरा बड़ा कसाब होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश के अभाव में जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे युग्लिना। जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर है, तो हम इस प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, हमने इस पे चर्चा भी की थी, आपको बताया भी था इसके बारे में कि द्विपद नाम पद्धत तथा आधुनिक वर्गीकरण के जनक का नाम। तो आपको हम बता दें कि नामांकन की वह पद्धति जिसमें नाम का प्रथम पद वंश तथा द्वितीय पद जात को निर्दिष्ट करता है, द्विपद नाम पद्धति कहलाती है। आधुनिक वर्गीकरण अर्थात द्विपद नाम पद्धति के जनक का नाम कैलोरस लीनियस है। ठीक है बेटा, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जहाँ वर्गीकरण का एक चर्चा भी हो तो आप वहाँ सबसे पहले कैलोरस लीनियस पे ही चर्चा करना शुरू करेंगे, और आपको जानकारी देते बहुत ही अच्छा लगेगा कि कैलोरस लीनियस ने ही जीवों का वर्गीकरण किया था। आपको हम और बता देते हैं, जबकि 5 जगत का जो आपका 5 जगत है, 5 जगत में आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, ठीक है, जंतु एनिमिलिया और प्लांटी, ये जो आपका 5 जगत है, इसका आपके जो वर्गीकरण वाले वैज्ञानिक हैं वो अलग हैं, जबकि आपके जीवों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक अलग हैं। प्रश्न नंबर 10, उस कवक का नाम निम्न है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, आप देखते हैं छोटे बच्चों में क्या होता है कि आँखों में सूजन आ जाती है या आँखों में हल्का सा गंदगी जैसे आपको दिखाई देता है, तो आप लोग गांव में अक्सर देखते होंगे कि बच्चों को छोटी छोटी पेनिसिलिन लगाई जाती है। तो पेनिसिलिन का प्रयोग कैसे हुआ, किसने किया, किस पौधे से तैयार होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम की जातियों जैसे पेनोटेटम, पे क्राइसोजीनम आदि से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 11, जंतु जगत तथा पादप जगत प्रमुख लक्षण निम्न है। जंतु जगत के प्रमुख लक्षण। नंबर 1 बेटा, कोशिका भित्ति तथा केंद्रीय रिक्तिका का अभाव। ठीक है, जंतु जगत में जंतु समभोजी पोषण, अर्थात जंतु जो होता है सभी प्रकार के भोजन को करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग तथा तंत्रिका अंग की उपस्थिति होती है नहीं होती है भाई। हम लोगों में क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, संवेदनाओं को व्यक्त करने की होती है, तंत्रिकाएं होती हैं भाई। आपने सुना होगा, जैसे ही आपके हाथों को आसानी से छुआ जाता है, आपके अंदर एक संवेदना जाती है कि कोई हमारे हाथ को टच कर रहा है, तो इस प्रकार की संवेदनाएं भी होती हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण व पर्णहरिम का अभाव होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है, पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण ले करके जो है अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है, पौधों को भोजन बनाने के लिए होती है, और भोजन बनाएंगे
और पर्णहरिम क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, हरित लवक। तो इस प्रकार को पर्णहरिम कहते हैं। तो हमारे अंदर हरित लवक की आवश्यकता क्या है भाई? हमारे अंदर तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, तो हमें तो भोजन बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम समभोजी पोषण करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो नंबर 5, तारक काय लाइसोसोम की उपस्थिति। अब बात कर लेते हैं पादप जगत के मुख्य लक्षण। नंबर 1, कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, जिसे आप सेल वॉल कहते हैं, है ना। दूसरा, कोशिका में केंद्रकीय रिक्तिका की उपस्थिति, और कोशिका में कार्बनिक लवणों की उपस्थिति। नंबर 4, उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग तथा तंत्रिका अंग की अनुपस्थिति। ठीक है। उत्सर्जी अंग नहीं होते, आपने सुना होगा पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं होते, हमारे अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं, लेकिन उनके अंदर नहीं होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है उत्सर्जन का, वह रंध्रों की सहायता से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। रंध्रों के माध्यम से वो वाष्पन की प्रक्रिया को दोहराते हैं। और नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण की क्षमता तथा पर्णहरिम की उपस्थिति। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा का उदाहरण सहित एक लक्षण। तो बेटा, मोनेरा के जीवधारियों में केंद्रक के स्थान पर कोशिका में केंद्र का पाया जाता है, जिसे वलयाकार डीएनए कहते हैं। उदाहरण, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आदि। प्रोटिस्टा के जीवधारियों में कोशिका का वास्तविक केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। उदाहरण, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि। ठीक है बेटा। नंबर 13, 5 जगत वर्गीकरण। जैसा कि हमने आपको बताया था बेटा, 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, है ना। जंतु को आप एनिमेलिया कह सकते हैं, पादप को प्लांटी कहते हैं, कवक को फंगस कहते हैं, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका 5 जगत है। ठीक है। अब वर्गीकरण के आधार 5 जगत का नाम एवं इस वर्गीकरण का आधार तो आपको हम पहले बता देते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। आपको बता देते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण की विशेषता किस प्रकार हुई, या इनका वर्गीकरण करने का क्या लक्ष्य था और क्यों हुआ, इसके बारे में। नंबर 1, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोट को पृथक कर मोनेरा जगत बनाया गया। प्रोकैरियोट संरचना, कार्यकी तथा प्रजनन आदि में यूकैरियोट से भिन्न होते हैं। ठीक है बेटा, मोनेरा। दूसरा, एक कोशिकीय यूकैरियोट को बहुकोशिक यूकैरियोट से पृथक कर प्रोटिस्टा जगत में स्थान दिया गया। चलिए, प्रोटिस्टा हो गया। कवक, कवक को पादप से अलग करके एक कवक जगत बनाया गया। ये विषमपोषी होते हैं तथा भोजन अवशोषण से ग्रहण करते हैं। तो कवक की बात थी। अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिक जीवों को अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिक जीव जंतु से पृथक कर दिया जाता है। नंबर 5, अर्थात जंतु हैं कि प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिक जीवों, जो पौधे होते हैं, को अप्रकाश संश्लेषी अर्थात जो प्रकाश से संश्लेषण नहीं करते हैं, बहुकोशिक जीवों अर्थात जंतु से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन को बनाते हैं, उनको अलग कर देते हैं, और जो जंतु प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, जो प्रकाश से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 5, जैव संगठन की जटिलता, पोषण विधियों तथा जीवन शैली के आधार पर बनाया गया यह वर्गीकरण विकास के क्रम को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14। युगलीना का स्वच्छ नामांकित चित्र तथा इसके जंतु लक्षण निम्न है। देखिए, युगलीना का सबसे पहले हम नामांकित चित्र देख लेते हैं और उसके बाद इसके जो जंतु लक्षण हैं युगलीना के, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं युगलीना का स्वच्छ नामांकित चित्र की ओर। जी बेटा, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं, आपको युगलीना का एक सुंदर सा चित्र दिख रहा है कलरफुल, जिसमें आपको न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी दिख रहा है, फ्लैजिला भी आपको दिख रहा है, स्टिग्मा भी दिख रहा है। तो ये आपका युगलीना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, और इस फिगर को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। फिगर को आप डेली अपडेट जितने भी मेरे वीडियो आते जाएंगे लगभग सब में आपको फिगर मिलेगा, और फिगर को अपने नोट्स पे ज़रूर बनाएं। तो आइए हम युगलीना के जंतु लक्षण पर चर्चा कर लेते हैं। यह अपने फ्लैजिला का प्रयोग करके गमन कर सकता है, और दूसरा, यह भोजन को ग्रहण कर सकता है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट अवश्य करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे।